सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अहम दिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। ये वही चीफ जस्टिस आमिर फारूक है जिन पर पीटीआई बारहा अदम एतमाद का इजहार करती रही और इस हवाले से तनकीद भी करती रही। जनाब बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल देते हुए कहा कि आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया। इस मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं। अगर साइफर गुम गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है? जबकि अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप महज ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, क्या सिर्फ इस पर किसी को सजाए मौत दे सकते हैं या 10 साल जेल में रख सकते हैं? ट्रायल कोर्ट ने गुज़श्ता बरस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। दूसरी जानिब साइफर केस में बरियत के बाद जहां बानी पीटीआई की रिहाई की राहें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं शाह महमूद कुरैशी अब भी 9 मई के 8 केसेस में पहले से गिरफ्तार हैं। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में तर्जुमान कानूनी अमूर यानी हुकूमती रद्द-ए-अमल अगर हम उसकी बात करें तो बैरिस्टर अकील मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। साइफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लगाई गई। इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ नज़ीर लकारी साहब कराची स्टूडियो से हैं, डॉक्टर दानिश भी वीडियो लिंक के जरिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं और वीडियो लिंक के जरिए कोयटा से हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब। आप तमाम को मैं वेलकम कहूँगी। आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब आपसे, डिस्कशन का आगाज़ करें। आज के इस फैसले से एक तो आपको क्या किस तरह से आप एनालाइज़ करेंगे? दूसरा एक ये तासुर भी पाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, हम डिस्कशन भी देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी, कि जनाब ये जो फैसला था, चूँकि ये केस कहा जा रहा है कि मजबूत था लेकिन इसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो अच्छे तरीके से या मजबूत तरीके से इसको प्रेजेंट नहीं कर सके। आप अग्री करेंगे और आज के फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? हमने इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे भी ये बात हो रही है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस को उस तरह नहीं लड़ा, जल्दबाजी में इसको लड़ने की कोशिश की। और दूसरा कहते हैं कि जी चलें ट्रायल कोर्ट में तो हमने देखा फ़ैसला आपने कैद दे दी और बानी पीटीआई शाह महमूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस अंदाज से केस को लड़ा जाना चाहिए था उस तरह नहीं लड़ा गया। 3 माह से ये केस चल रहा था। आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन ने 2 से ज़्यादा मरतबा ये अदालत से सदा की कि जी केस को रिमांड बैक कर दिया जाए और कहा गया कि जी अदालत ने भी कहा है कुछ हुक्म थे जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों में थे तो हम इसको उस हुक्म को दूर करके दोबारा आते हैं। अब उसके बाद कहानी जो है ना वो जिसको कहते हैं सीन जो है ना बिल्कुल बदल जाता है। आज जब ये फ़ैसला आ रहा था, आपको याद है, उससे पहले इस्लामाबाद में हर क्वार्टर में नए ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में ये बात हो रही थी कि फ़ैसला बानी पीटीआई के हक़ में आएगा। जिस अंदाज से अदालत उठ के गई 2 मेंबर बेंच था, डिवीज़न बेंच, तो कह जी हम 15 मिनट में वापस आ रहे हैं, तो ये लग रहा था कि फ़ैसला उनके हक़ में होगा। देखिए हम ना, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पोजीशन ली हुई थी और आपने देखा ख़ास तौर पे 6 जजेस के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने अपना केस लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके जिस तरीके से सर्वेलेंस की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक अपनी बात लेके गए हुए थे। अभी आप देख लें, जी हाँ, एक तो आपने खुद ही कहा जस्टिस आमिर के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से पीटीआई थी, बाय द वे अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के भी ख़िलाफ़ हैं। रऊफ़ हसन साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हमें तो चीफ़ जस्टिस जो हैं काई साहब उन पर एतमाद नहीं है, हमारे केसेस जो है ना वो वहाँ से जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ से उठ जाएँ, हमें उन पर यकीन नहीं। इस मामले पर डिस्कशन होगी आगे जाके। अब अगली बात, हाँ होगी, अगली बात जो है ना, देखिए अगली बात यह है कि ये केस रिमांड बैक करने पे रहा और प्रोसिक्यूशन की गलती से फ़ायदा उठाया उन्होंने और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आमना, क्या आप मुझे बताएं कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं था? किस अंदाज से लिया गया? मुझे तो लगता है बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक पाकिस्तान को इस लिहाज से है कि वही बानी पीटीआई जिन्होंने साइफर केस को बनाया 2 ममालिक के दरमियान तल्लुकात ख़राब करने के वाले से, उन्होंने अल्टीमेटली क्या लाइन ली? उन्होंने कहा मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने नहीं, भाजपा ने गिराई है।
फिर उसने बाजवा के अलावा आपने देखा उन्होंने कहा कि जी लंदन प्लान हुआ था, वहाँ पे उसमें उन्होंने नाम लिया इज्जत तक के, उसमें नवाज शरीफ साहब तो थे ही थे, उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया और आखिर में आपको याद होगा मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन पे ये मलबा डाल दिया कि उन्होंने मेरी ये हुकूमत जो है ना ख़त्म कराई है। अब दो चीज़ें हमना देखिए, साइफर गुम हुआ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और आपने देख लें जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका आज़म खान साहब का, उन्होंने कहा ये गुम हुआ और आखिर दम तक मैं उनको कहता रहा बानी PTI को कि आप जमा कराएं, फॉरेन ऑफिस में नहीं जमा कराया गया। इसका सेटबैक हुआ अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। डॉलर लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया के और साउथ सेंट्रल एशिया के, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि जी हमारा इसमें कोई तल्लुक वास्ता नहीं, हमने आपकी हुकूमत नहीं कराई। लेकिन आपने देखा PTI ने वहाँ पे भी लॉबी करके सेनेट की जो हाउस कमेटी है यही तो पॉइंट वो साबित नहीं कर पाए ना कि ताल्लुकात ख़राब कैसे हुए। वो कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे, उन्होंने इस तरह से ये बात जी नहीं ख़राब होनी। देखें ये तो अब देख लो फैसला आ गया तो हम क्रिटिसाइज़ करने का हक़ देने, तल्लुकात तो ख़राब हुए, ख़राब होने की वजह से तो बानी PTI जो चाहते थे कि बाइडन साहब उससे बात करें, उन्होंने बात नहीं की, वो ख़त तक नहीं लिखा, यानी 3.5 साल में उन्होंने उनसे बात नहीं की। और ये शहबाज साहब की हुकूमत आती है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो ख़त भी लिख देते हैं और बात भी हो जाती है मुख्तलिफ हवालों से, वो एक किस्म का रिकगनाइज़ भी कर लेते हैं इस हुकूमत को। तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान हुआ, ये नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट था, ये पब्लिक में नहीं लाया जाना चाहिए था। यानी आप कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन उसको उस तरह से पेश नहीं कर सकी, अदरवाइज ये केस एक स्ट्रॉन्ग केस था। ओके चलें जी, डॉक्टर साहब जाने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है ये लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जी। ठीक है, वही अपील की बात करने वाली थी डॉक्टर साहब। अगर ये अपील में जाते हैं कोई फ़ायदा होगा इसके अगेंस्ट? ये जो अभी फ़ैसला आया है हम समझ सकते हैं कि इससे मुख्तलिफ फ़ैसला आएगा या कोई फ़ायदा नहीं होगा इस केस में अगर अपील में जाएंगे? और आज के फ़ैसले से मुतालिक भी सबसे पहले तो ये है कि ये फ़ैसला जो साइफर का आया है इसमें यकीनन जैसे आपने शुरू में कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। 10 साल की सज़ा थी और PTI वाले ज़ाहिर है बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जो 10 साल की सज़ा सुनाई थी और जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है, अभी तफसीली फ़ैसला तो नहीं आया है और ये भी नहीं पता चला है कि आया ये इन्होंने किस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला ख़त्म किया है। 2 बातें हमारे सुनने में आ रही थी, एक ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुकम्मल नहीं है, या फिर दूसरा ये है कि जी ऑफिशियल जो लेटर था, जो साइफर जो बहुत अहमियत का हामिल होता है, उसको अदालत में पेश किया जाए। हालांकि अदालत ओपन अदालत में मांग रही थी और वो कह रही थी जब तक अगर आप ये पेश नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये केस ही नहीं बनता। वो तो पहले ही फैसला दे चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहकर, उनको बारहा ये कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सीक्रेट है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। और इस सिलसिले में अगर वो चाहती अदालत इंटरेस्ट लेती तो ये इन कैमरा या ऐसा कि अपने चैम्बर में इस डॉक्यूमेंट्स को मंगाकर देख सकती है। अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, ये केस स्ट्रॉन्ग था या नहीं केस था। ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लोग गवाह थे, एम्बेसडर गवाह थे। फिर आपने देखा कि जनाब इस केस के हवाले से खुद आपके ऑडियो जो है वो मौजूद है। आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इसमें मौजूद थे, क्या नाम है, गवाह के तौर पर, और उन्होंने गवाही दी थी और सारी बातें बताई थी। आपको पता है कि इस सिलसिले में ऑडियो भी आ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जजेस तो कहते हैं हम तो सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया देखते हैं, क्या इनको नज़र नहीं आया ये ऑडियो नहीं सुनाई थी जो बहुत क्लियर कट ऑडियो थी। चाहते तो उसकी भी फॉरेंसिक कराते, हालांकि फॉरेंसिक हुई भी थी, नहीं मांगा गया। इसके साथ साथ ये कि इमरान खान ने किस तरीके से एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लहराया था और क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी थी। देखिए पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना मैं हूँ, ना कोई और है, ना पाकिस्तान का कोई फ़र्द है, ना कोई इदारा है। पाकिस्तान सबसे अहम है। पाकिस्तान के एक अहम तरीन, जैसे भी आपने कहा कि कोई ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए, बहुत ताल्लुकात ख़राब हुए थे। अभी आप कहें तो मैं डिटेल देना शुरू करूँ, लेकिन वक्त नहीं है। बहुत खराब। मैंने नहीं कहा, ये अदालत में वो प्रूफ नहीं कर पाए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि खराब हो सकते थे। किसने भी कहा ये उसको मेरा ख्याल उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ताल्लुकात कहाँ खराब हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जजेस हैं, ये जजेस, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में जो जजेस पहुँचते हैं वो क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, बैंकिंग कोर्ट के केसेस के वकील होते हैं और बहुत मामूली केसेस
करते हैं और किसी न किसी तरह पॉलिटिकल सपोर्ट की बुनियाद पर ये जजेस बनते हैं और फिर यहाँ तक आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले देते हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में 76 साल में देखा कि किस तरह जजेस नहीं, ये नहीं कि वो हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के छोटे जजेस को तो छोड़े, इन्होंने गलत फैसले दिए, गैर आईनी फैसले दिए, गैर कानूनी फैसले दिए और उसको जस्टिफाई किया और फिर आने वाले उसी अदालत ने, उन्हीं जजेस ने जो वहाँ बैठे हुए थे, उन तमाम फैसलों को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया है। तो मेरा ये कहना है कि बज़ाहिर तो ये एक रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है प्रोसिक्यूशन जो है वो जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि बहुत सॉलिड चीज़ है। अब देखना ये है कि जब तफसीली फैसला आएगा तो क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बेस बनाया जाएगा, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैंने तो नहीं देखा कि आया ये लोगों ने क्या क्या चीज़ पेश की है, उस वक्त ही हम तफसीली फैसला देखकर बता सकते हैं कि आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कमी थी या नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के इदारे FIA हो, नैब हो, हमने देखा है कि वो जब भी केस को, सॉलिड केस को, बड़े केस को अगर वो अदालतों में भी ले जाते हैं तो इतनी जल्दबाजी करते हैं कि बहुत सी ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को छोड़ देते हैं। तो देखना ये तफसीली फैसले आता है कि क्या होगा। तफसीली फैसला आएगा तो समझ में। जी 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 लगारी साहब, PTI ये कह रही है इस केस में कुछ, आमना एक जुमला, एक जुमला इजाजत देते हैं हम ना। देखें, ये आपको पता है कि ये ऑडियो वीडियो हस्बे रवायत तो रहना चाहिए। ऑडियो वीडियो मौजूद है बानी PTI के, जिसमें वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को भी और आज़म खान को कि ये इस पे साइफर हाथ में पकड़ा हुआ, कहते हैं इस पर हम खेलेंगे। एक और दूसरी बात आप देख लें, जो बहुत हमदर्दी रखते हैं एतजाज़ अहसन साहब, वो कहते हैं कि इनकी अपनी गलतियों की वजह से ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बाहर आएंगे, और उन्होंने खुद अपनी रुकावटें खड़ी की। बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं आज। लगारी साहब, ये कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि जी केस में कुछ है ही नहीं है, अगर अपील में भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। एक तो ये कि आप समझते हैं कि आज मेरिट पर फैसला आया, या फिर एक तासुर ये भी पाया जा रहा है जी कि PTI ऊपर से कही जा रही है जी, सामने से कि कोई डील नहीं हो रही, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं रिलीफ वाली या हम उनके लिए राह हमवार होती दिखाई दे रही है कि जनाब हम आने वाले दिन PTI के अच्छे दिन हैं। आप क्या समझते हैं? ऐसा तासुर तो मौजूद है कि जनाब रिलीफ या डील हो रही है, लेकिन इस सिस्टम के साथ डील नहीं हो रही है, कोई और सिस्टम है। और मेरे ख्याल में वो वही सिस्टम है जिसने अदलिया को उस जगह पर ले गए जिस जगह पर हमें पिछले महीने नज़र आए, अदलिया नज़र आई है। और जिस तरह से खतूत लिखे गए, जिस तरह से अदलिया सामने रही थी, वो मुझे ये लग रहा है कि वो इस फैसले के आने से पहले की पेशरफ्त ये थी, पेश लफ्ज़ ये था कि जनाब ये फ़ैसला आने वाला है, और उसका पेश लफ्ज़ इस तरह लिखा गया कि एक ख़त चला गया और बाद में जो नहीं थे शामिल, इस पूरे ख़त के अंदर भी शामिल नहीं थे, वो भी शामिल हो गए, और बाद में बाद के हालात ये बताते हैं कि वो पोजीशन अख्तियार कर ली गई। मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पोजीशन ली हुई थी, और मेरे ख़्याल में आगे और भी फैसले आएंगे तो ये पोजीशन बरकरार रहेगी। ये नहीं है कि ये डील के तहत हो रहा है, डील मेरा ख्याल है कि डील नहीं है। मेरा ख्याल ये नहीं है कि मौजूदा सिस्टम जो है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है, या कोई सियासी अनासर जो है वो किसी डील की तरफ जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा खेल है, और मुझे अदलिया की तारीख़ी गलतियों के पूरे तसलसल का मुझे मालूम है, और मैं उस पूरी तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ जो अदलिया ने इस मुल्क के ऊपर क़यामतें ढाई हैं। मैं उन पूरी की पूरी तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं तमाम चीज़ों को देखता आया हूँ, और मैं उनके शहादतें भी दे सकता हूँ कि किस तरह से इस मुल्क पर अदलिया की तरफ से अजाब और मुसीबतें आई हैं और कंप्रोमाइज़ चीज़ें हुई हैं। और ये जो फ़ैसला है, मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है कि इमरान खान को सज़ा हो या किसी और को सज़ा ना हो या कोई ऐसा, लेकिन असल मसला यह है कि जब पाकिस्तान की बेसिक जो उसका वजूद जो है, उसका जवाब जो है, वो अगर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो फिर कोई भी हो, तो किसी के साथ भी हम ये नहीं बात कह सकते कि जनाब ये तो बहुत ही ठीक हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ हो रहा है, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का सियासी हर तरह का इस्तेहकाम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, और चीज़ें और सब को चल पड़ी हैं, और वो इस सिस्टम के भी शायद हाथ में नहीं है, वो कहीं और से शायद हैंडल हो रही हैं। मुझे बिल्कुल याद है, मैं कहता हूँ कि
कैसे लोग बता रहे थे कि वाशिंगटन में वो जो हैंडलर थे सोशल मीडिया के, किस तरह से वो आबाद कर दिया करते थे ताल तहरीर को, अब भी वो चीज़ें इस तरह से हैंडल हो रही हैं। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, एक तो मैं आज के फैसले के साथ साथ ये भी चाहूँगी, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी ये एक रवायत बन चुकी है, जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला आता है तो जो मुखालिफ है वो फ़ौरन से अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। आज जिस तरह से हम देख रहे थे बैरिस्टर अकील मलिक वो ये कह रहे हैं जनाब ये बेहतर होता कि अदालत केस में को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती है, मतलब मशवरे सामने आना शुरू हो जाते हैं और फिर वही बात की जाती है कि अदलिया में नरम गोशा, उसकी वजह से ये जो फैसले हैं वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो सर ये एक तो इस रवायत के हवाले से कि ये कब हम ख़त्म करेंगे कि अदलिया का कहीं ना कहीं मोराल डाउन होता है इस मामलात से, इस तरह की तनकीद? आमना तासुर तो इस वक्त मुल्क में ये है कि डील होने जा रही है और उनको अब मिलना शुरू हो गए हैं और काफ़ी अरसे से ये था। तासुर ठीक है या नहीं है? एक तासुर ये है कि पहले अदलिया जकड़े हुए थे, अदलिया जकड़ा हुआ अदलिया था, अब अदलिया आज़ाद है और उन्होंने मेरिट पे फैसले। ठीक है। तीसरा तासुर ये है कि वफाक जो है अपने जो केस है उसको ठीक तरीके से प्रूव नहीं कर सकी थी, बावजूद इसके कि बानी पीटीआई के इमरान खान के अपने बयानात उन्होंने जलसे में कागज़ लहराया, वो ठीक था या फेक था वो ख़ुद मानते हैं, सारा कुछ मानते हैं कि ये साइफ़र जो है ये हमने डी साइफ़र जब उसको किया वो सब कुछ आया, वो मानते रहे हैं और वो ब्लेम करते रहे कि सारा कुछ है। तो अब इस उसमें आप अगर आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये होता कि ये जो है ये साइफ़र गायब था और वो नहीं मानते, तो फिर तो चलो बड़ी मुश्किल होती प्रूफ करने में। जब वो खुद मान रहे हैं कि ये चीज़ें थी और लेकर उन्होंने लहराया, पब्लिक किया उसको, देखिए ये तो इसमें तो दो राय नहीं है कि वो खुद भी मानते हैं कि ये देखिए मेरे हाथ में है, बेशक वो कागज़ हो और वो अब आगे चलें इसके क्या उसको हो सकते हैं। लगता है कि वफाक ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है एक अलग बात है कि इसका फ़ैसला बरखिलाफ़ हो या इसी फ़ैसले को वो रिटेन रख कर उसको अपहेल्ड करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। और जो बात आपने पूछी मुझसे बिल्कुल सही है, ये इसलिए जब शक शुबा उसी वक्त आप करते हैं जब आप कोर्ट्स ठीक काम नहीं कर रही हों, कोर्ट्स पे फैसले थोपे जा रहे हों, उनसे फैसले लिए जा रहे हों, पुलिस एग्जीक्यूटिव ये तमाम चीज़ें जब देखते हैं कि इस तरह, तो उसके बाद फिर कोई यकीन नहीं करता कि नहीं होता। अगर हमारे मुल्क में फैसले ठीक हो रहे होते, कोर्ट जो हैं वो बिल्कुल उन पर कोई उंगली उठती नहीं, सवाल ही पैदा नहीं जी उन्होंने सब कुछ देख लेना। अब कोर्ट ने अगर आज तमाम चीज़ों को देखा भी है और सब कुछ करने के बावजूद भी फैसला किया, लोग कहेंगे नहीं इसमें तो अब उन्होंने रिलीफ लिया है। तो जिस तरह मैंने कहा कि 2-3 तासुर हैं और 2-3 तासुर में से अब कौन सा सही है ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी तो फैसला आया है, डिटेल में फैसला भी उसका मेरे ख्याल वो भी शायद आ गया है और उसको पढ़ने के बाद और उसके बाद जब अपील होती हैं, अपीलों के बाद बाकी ये बात जो हुकूमती अगर आपने जिसका कहा कि जी उनको कौमी सलामती, देखिए कौमी सलामती आप उसके पैराए में देखते हैं ना, कौमी सलामती भी आप कानून की उसमें देखते हैं, आप एविडेंस को देखते हैं। अगर आपने एविडेंस खुद ही इस तरह एविडेंस आपने पेश ही नहीं किया, केस आपने इस तरीके से लड़ा नहीं कौमी सलामती को, उसको इतना सीरियस नहीं प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो फिर वो जज क्या करेगा। हाँ आप ये फैसला उसको दे रहे हैं कि बाकी तमाम फाइल माइल को एक तरफ फेंक दे, आप कौमी सलामती तस्वर करके अगले को फांसी पे लटका दें, वो एक अलग बात है, वो फिर ये मेरी बात है जी। आज इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा इंटरेस्टिंग बयान, वो ये कह रही हैं कि आज के फैसले पे प्रोसिक्यूशन को मुबारकबाद देनी चाहिए, वो मुबारकबाद की हकदार है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस इस वक्त ज़ेर समात हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, वहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। और इससे पहले हम ये देख रहे थे कि PTI की जो इस वक्त लीडरशिप है उन समेत जो PTI के जो इस वक्त हम स्पोक्स पर्सन देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में का हिस्सा भी वो बन रहे हैं, और उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको CJ यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा पर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब इनके होते हुए शायद उनको इंसाफ ना मिल सके। अब उनके रिजर्वेशन वो कह रहे हैं, जब उन्होंने इस हवाले से बात की रऊफ़ हसन साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि टाइमली केसेस नहीं लगते और उनके जो स्टेटमेंट्स या उनके रिमार्क्स हैं उससे बायसनेस की एक रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देती है। ये क्या मामलात हैं, इस पर हम बात करते हैं। लगारी साहब आपसे आगाज़ करें। ये लगारी साहब, ये मुतालबा PTI की जानिब से रख दिया गया है। इस हवाले से कहा यह गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब PTI के जो केसेस हैं उनसे अलग हो जाएं, लेकिन एक जानिब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से देख रहे हैं, वो 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल 13 जजेस, एक लार्जर बेंच उस केस को सुन रहा है। एक जज के होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा और क्या ये मुतालबा दुरुस्त है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जहाँ 13 जज साहबान मौजूद हों और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, और लार्जर बेंच नहीं बल्कि ये तो ऑलमोस्ट फुल बेंच है, क्योंकि चंद जज साहबान उसमें शामिल नहीं हैं जो किसी भी वजह से नहीं शामिल हो सके, लेकिन बहरहाल एक फुल बेंच है, और उसके ऊपर भी अदम एतमाद किया जाए तो जो भी वो वफाक करे या कोई PTI मुखालिफ ये कहे कि जनाब बिल्कुल ऐसे ही जो जिस बेंच ने आज फैसला सुनाया वो भी इसी तरह का बेंच था, या उससे भी उसके बारे में भी रिजर्वेशन हैं, और ये कहा जाए कि वो पोजीशन ले चुके हैं इस तरह की, तो वो लोग ये बात भी कर सकते हैं, ये बात भी हो सकती है, और ये बात होगी। ये नहीं है कि ऐसी बात नहीं होगी, ये बात चलेगी। हमें जज साहिबान का एहतराम है। हमने हमेशा सारी ज़िंदगी अदलिया का और अदलिया के अंदर मौजूद जज साहिबान के तमाम बहुत से फ़ैसलों से शदीद इख्तलाफ के बावजूद हमने उनके फ़ैसलों का एहतराम किया, और उनको कभी भी जजेस के बारे में कभी तौहीन व तर्ज़ अमल अख्तियार करने की कोशिश नहीं की है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ ये कहा जा रहा है इसका मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस को बैक फुट पर डाला जाए, चीफ जस्टिस के बारे में एक ऐसा माहौल बनाया जाए। यही माहौल बनाया गया था ना जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़, बिल्कुल यही माहौल बनाया गया था, और उसका तरीका ये हुआ कि वो बैक फुट पर चले गए, और कम अज़ कम हम अब ये तासुर ले सकते हैं, जब फैसला आ चुका है तो ये तासुर ले सकते हैं कि अच्छा वो बैक फुट पर चले गए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए दोबारा मैं इनका फ़ैसला इनके हक़ में देता हूँ। तो क्या इस तरह की सूरत हाल जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में भी पैदा की जा रही है? मेरे ख़्याल में कि ये सारा का सारा तर्ज अमल देखें, मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद भुट्टो साहब ने उस वक्त तक हिस्सा लिया केस के अंदर जब तक कि उन्हें, और भुट्टो साहब के लिए अलग कटहरा बनवाया गया था। तारीख़ में ऐसी कुछ भी नहीं है मिसाल कि किसी को जाकर अलग कटहरे में खड़ा कर दिया जाए, नहीं तुम खड़े हो रहो और तुम करके बात किया जाता था। उनके साथ जब भी मुखातिब किया जाता था भुट्टो साहब को मौलवी मुश्ताक हुसैन की तरफ से, तो वो उनको तुम कहकर मुखातिब करता था। इस तरह की सूरत हाल के बावजूद भी उन्होंने उस मरहले पर जाकर बाइकाट किया जब उनकी बेगम को कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाठियाँ लगी थी और ज़ख्मी हो गई थी, लहूलुहान हो गई थी। उस वक्त उन्होंने अपने वकील से कहा था भाई इस मामले को छोड़ो, आप उनके बारे में जानना चाहता हूँ मेरी बेगम का क्या हाल है। इस पर मौलवी मुश्ताक हुसैन ने कहा कि मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा और तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो, तुम क्यों, तुम्हारे लिए अलग कटहरा बनवाता हूँ, अलग कटहरे में जाकर। ये हुआ था। भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था उनकी अपील को, उस वक्त ये तय था, सब देख रहे थे कि जनाब पार्शल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और जब मालूम हो चुका था कि ये फैसला क्या रहा, भुट्टो साहब ने उस वक्त तक भी कोई ऐसी बात नहीं की जो अदलिया के शान के और अदलिया के वकार के मुनाफी हो। हालांकि उस वक्त अदलिया अपने वकार का खुद ख्याल नहीं कर रही थी। तो अब क्या सूरत हाल है? मतलब यह है कि इनको वो रिलीफ चाहिए जो किसी को दबा देने से, दीवार से लगा देने से ये फैसला हासिल करना चाहते हैं तो कर लें, इसमें कौन सा मसला है, कर लें, यही फैसला उनके हक में चला जाए। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार साहब, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जी आपसे पार्टी सिंबल, जिस पे हम ये देख रहे थे कि जो क्रिटिक्स भी थे PTI के, वो भी ये कह रहे थे कि पार्टी सिंबल छीनना एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई इस मामले में। तो ये फिर मुतालबा, इसको किस तरह से देख रहे हैं इस तनाजुर में?
देखिए ना, अभी वो फैसला उन्होंने दिया था उस वक्त, और उस फैसले को के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फिर क्या फैसला दिया, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने निश्चितों पर क्या फैसला दिया। अब दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा एक तासुर उभरता है कि वहाँ भी डिवीज़न है। आप शायद वहाँ भी कानून और वो, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और यही वजह है कि एक बहुत अच्छे, क्योंकि अहम मोड़ पर ये केस भी चल रहा है उनका, और अब वो चाहते हैं कि कोई इस तरह से प्रेशर डेवलप करें। और लगारी साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक को काफ़ी उनके ख़िलाफ़ एक, आप कह लें, सोशल मीडिया कैंपेन और ये सारा कुछ, उनको हो सकता है कि उन्होंने भी वो बैकफुट पे जाकर उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद खप होगी, उसके बाद फिर तमाम सोशल मीडिया पे वो होगा, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये जिस तरह मैंने पहले अपने उसमें सेगमेंट में कहा कि ये वक्त बताएगा, आगे चल के में जाएगा क्या। अब शायद इनका पीटीआई का भी और उनके काफ़ी वो प्रेशर डाल रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, वो किस तरह चले जाएं और उसको, या वो अपने आप को खुद हटा दें वहाँ से और उसके बाद जो है उस दूसरा बेंच जो है उसको देखें। तो ये उनकी तवक्कुआत हैं कि दूसरा बेंच जो है अगर वो खुद नहीं हो तो उनको रिलीफ मिलेगी। और अगर वो जब तक काजी फाइज ईसा हैं, और इसका बैकग्राउंड भी है, वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा उन्हीं के दौर में उनके खिलाफ भी दायर किया गया था, अंडर प्रेशर भी रखा था। अब वो जो कुछ कहते रहे कि हमें इससे तो करवाया गया था, असल तो कोई और लोग थे, और सारा वो एक अलग बात है। लेकिन फेस पे कौन लोग थे, आगे कौन लोग थे, वो मैटर करता है। उस वक्त जुर्रत अगर नहीं थी तो कह देते ना कि भाई हम नहीं करते हैं, आपने करना है, जो कुछ करना है आप करें, हम क्यों करें। उस वक्त आप में जरूरत नहीं थी, तो शरीक जुर्म तो आप थे। तो अब वो समझते हैं कि शायद अब वो क्या कहते हैं, मशहूर एक वो है ना कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो शायद वो समझते हैं कि वो वाली सूरत हाल हमारे लिए हो गई है कि हम पहाड़ के नीचे आ गए, अब हमारे लिए मुश्किलात और आगे ये है, और यही उनके टर्निंग पॉइंट है। अगर इससे वो गोथू हो जाते हैं तो सियासत में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी उनके हक में। लेकिन अगर यहीं जो है वो बॉटल नेक जो है, इस बॉटल नेक को वो आगे क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। जी सही है। डॉक्टर साहब, रिजर्व सीट्स के मामले पर अगर हम वही इलेक्शन सिंबल वाली बात करें, पार्टी सिंबल वाली बात, उसके बाद रिजर्व सीट्स के मामले पर क्या चीफ जस्टिस को खुद इस केस का हिस्सा बनना चाहिए था, और ये जो मुतालबा है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस नाअहलियत है इलेक्शन कमीशन की, कि इस इलेक्शन कमीशन की नाअहलियत की बुनियाद पे आज ये केस जो है वो एक फुल बेंच, जिसमें से एक जज शायद बीमार रहे हैं, बाकी तमाम मौजूद हैं, हालांकि 17 जज होते हैं, फुल कोर्ट है ये, और फुल कोर्ट में ये सुना जा रहा है, और ये नाअहलियत है इलेक्शन कमीशन की। और इस सिलसिले में हम तफसील से बात कर चुके हैं हम पहले भी कि किस तरीके से इस रिज़र्व सीट को होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 17 क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को पार्लिमानी पार्टी कहती है, दूसरी तरफ उसको सीट डिस्कशन में जारी है और बड़े खुलकर वहाँ बात हो रही है। लेकिन जो सबसे अफसोस की बात है कि जी पीटीआई का जो रवैया है, ये देखिए, ये अता बंदियाल साहब जो एक तरीके से बहुत बड़े सहूलतकार साबित हुए पीटीआई के लिए। मैं नहीं कहता, ये सारी चीज़ें सारे पता है कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने एक मुजरिम को वो किया। कानून आइन है, मेरे लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है, चाहे नवाज शरीफ है। जब नवाज शरीफ एक मुजरिम थे, उनको रिलीफ दिया गया आपके, और उनको पकड़ा नहीं गया, जेल में नहीं दिया गया और डायरेक्ट रिलीफ, तो हमने कहा ये गलत है, कानून में है नहीं। इसी तरह एक मुजरिम को जिस तरह अता बंदियाल ने रिस्पेक्ट दी और इज़्ज़त दी और मुकाम दिया और जो फैसले दिए, लेकिन क्या जब अता बंदियाल साहब उस फैसले में शामिल थे, जब इनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो उस वक्त अता बंदियाल का जो हशर किया था पीटीआई वालों ने, वो आपको पता है। फिर जैसे उन्होंने अता बंदियाल साहब ने फेवर दिया,
तो फिर वो उनके बेहतरीन जज हो गए। अभी आमिर फारूक साहब की बात हो रही थी, बिल्कुल सही है, उनके अब वो एक तरीके से बिल्कुल कंट्रोवर्शियल थे, पीटीआई के साथ काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद वो हीरो हो गए। और क्यों हो गए हैं उसका थोड़ा सा चीज़ बताई गई है, क्योंकि पीटीआई का एक तरीक़ेकार ये है कि वो हर जगह पे प्रेशर आता है। ये देखें, आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट देते थे, आज वो स्टेटमेंट जो है वो जनरल बाजवा के बारे में क्या है आप देख लीजिए। सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है ये, आपने देखा होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और कोर्ट में केसेस थे और अता बंदयाल थे, तो उसमें भी बहुत से जजेस के खिलाफ जो है पीडीएम वालों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो हमारे यहाँ ये रिवायत तो है कि जजेस का वो फैसला जो हमारे फेवर में आ जाए वो जज अच्छे हैं, और जजेस का वो फैसला जो हमारे फेवर में नहीं आए वो सही नहीं है। और ये भी हमारी रिवायत का हिस्सा है कि जो जज पसंद नहीं है हम उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं लेकर। देखिए, अभी सवाल ये पैदा होता है कि आपके पसंद और नापसंद की बात नहीं है, ये बहुत ही अहम जगह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और काजी फायज़ ईसा की जो सर्विसेज है वो सबको पता है कि कितनी साफ़ सुथरी और कितना क्लीन है। लेकिन अफसोस की बात है कि पीटीआई और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ उन्होंने नहीं की जो जस्टिस अता बंदयाल या जस्टिस आसिफ सईद खोसा या जस्टिस आपके साकिब निसार की नज़र आई है। तो इस जज को, जो कि एक मेरिट का जज है और जिसकी पूरी ज़िंदगी मेरिट पर रही है, उस पर पीटीआई को तकलीफ सिर्फ इतनी ही इसलिए है कि वो मेरिट पर फैसला करेगा तो वो मस्त फैसला नहीं होगा, दबाव में वो आते नहीं है। आमिर फारूकी साहब दबाव में आ गए, पीछे चले गए, इस्लामाबाद की एक सियासत चली है। मैं तो कहता हूँ पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बैन कर देना चाहिए, हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। इस इस्लामाबाद ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं यहाँ के जजेस, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े आईनी माहिरीन से हम बात करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये अपने केसेस को सुन रहे हैं, जिस तरह धमकी दे रहे हैं, जिस तरह उनके कंडक्ट हैं, जिस तरह से उनके फैसले हैं, जिस तरह से वो अपने केसेस को लेकर आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बल्कि हुकूमत तो वाज़ेह तौर पे कह भी रही है, मेरे प्रोग्राम में जनाब इंफॉर्मेशन ने ये कहा कि सहूलत ये एक अलग डिस्कशन है। एहतशाम साहब, अब पीटीआई को आज जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत से जो रिलीफ मिला है, उसके बाद ये एतराज़ात चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से अब रखना, आप समझते हैं बरकरार रहेंगे ये एतराज़ात, या इसके बाद पीटीआई शायद अपना ये जो मुतालबा है इससे पीछे हट जाए? हमने अगर इजाज़त दें तो उन्हें लाइटर नोट जो लगारी साहब ने भी जिक्र किया है मौलवी मुश्ताक का, लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, तो मुझे एक बात उनकी याद आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि अपने शहबाज साहब ने एक बयान दिया था कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें भी हैं, तो उसके जवाब में अथर मिलर साहब ने कहा था काली भेड़ें नहीं है, काले भूंड हैं, यानी भूंड जो कहते हैं ना पंजाबी में, काले भूंड है। तो आपको लगारी साहब को भी याद होगा, बाकी दोस्तों को भी याद होगा कि जब इनकी डेथ हुई थी मौलवी मुश्ताक साहब की, तो वो जनाजा लेके जा रहे थे आमना लोग, तो वो काले भूंड आए थे और जनाजा लोग छोड़ के भाग गए थे और बड़ी देर तक जनाजा उनका सड़क पे पड़ा रहा था। चलें, ये तो लाइटर नोट पे बात होगी। अब देखें, ये जो नारा लगाया था ना मरियम नवाज़ ने भी और आपने हमने देखा फिर बानी पीटीआई ने भी कि जी मज़ामत करेंगे तो मफामत होगी, यही रवैया हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ किया गया और तवातर के साथ उनके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ, और यही बात अब हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रही है। अब सवाल यह है कि जी जो आज वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई, 4 जजेस थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा शिद्दत से सवाल पूछे गए, उनमें सबसे ज़्यादा जस्टिस मंदोखेल साहब थे। बार बार वो 51 का आर्टिकल का और 17 का हवाला दे रहे थे कि किसी सूरत में भी ये किसी की जीती हुई सीटें जो है ना आप किसी और पार्टी को नहीं दे सकते। हाँ, एक किसी जज ने सवाल रिपीटेडली दोहराया था कि मुझे ये बताएं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था? वही तो इंतखाब में तो हिस्सा नहीं लिया था। सुन्नी इत्तेहाद के सावदार साहब ने भी अपने पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब अगली बात जो है ना, जो जुल्फ़िकार भी बात कर रहे थे कि जी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न है, 13 लोग हैं, अभी 1-2 लोग आगे पीछे हैं,
इन 13 जजों में भी अब जो डिवीज़न आई इसमें काजी साहब का पल्ला भारी है। अब होना ही चाहिए था आइडियली आमना कि आप हर बंदे को आप अनॉय किए चले जा रहे हैं, हर किसी को आप टारगेट किए चले जा रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी के फैसले हों, तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकली सुसाइडल होगा। आपको एक रिलीफ मिला है और वही बात आती है कि जब अदालत फैसले आपके हक़ में करे तो अदालतें बड़ी ज़बरदस्त है, ना आए तो आप उन पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। ये मेरा ख्याल है रवैया ठीक नहीं। अब आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि ये सुन्नी इत्तेहाद की सीटें जीतें जो बाकी लोगों को मिली हैं ये उनसे वापस ले ली जाएंगी। लेकिन एक बात अपनी जगह तय नहीं, लेकिन आज के फैसले के बाद मेरा जवाब वही रह गया सर, ये जो आज का फैसला है इसके बाद अपने मुतालबे से पीछे हट जाएगी, एतराज़ात इनके बरकरार रहेंगे या फिर? देखिए हम ना एतराज़ात तो मेरा ख्याल है ये बाकी रहेंगे जब तक बाकी सारे केसेस का फ़ैसला नहीं हो जाता। अभी बहुत सारे केसेस हैं, 9 मई के हवाले से भी आप देख लें, नए केसेस भी बानी PTI पे भी, शाह महमूद कुरैशी पे जो है ना वो डाल दिए हैं। हमारी मुल्क की सियासत है ही ऐसे, हर हुकूमत अब इन्होंने नहीं की ऐसे। बानी PTI ने, आपको याद है, आप भूल गई, हम ना भोली बनती हैं आप, 20 केसेस किए थे उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ, याद है ना आपको? तो जाहिर है ये तो टिट फॉर टैट है, ये तो सारे ही करते हैं, ये 75 सालों में हमने यही देखा, यही होता रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका इस हवाले से आ चुका, आपकी राय भी इस हवाले से आ चुकी है। अभी जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है जी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी एक कहीं ना कहीं अब ये रीत बन चुकी है कि जब केसेस, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम 160 पे जाने वाला है, इंतजार कीजिए। 160 पे जाने वाला आप ये कह रहे हैं? जी जी, और उसके दलाइल बहुत बड़ा जंप, ये बहुत बड़ा जंप होगा। अगर आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन को आवाज दे और कहे कि कितने जजेस मेरिट पर अपॉइंट हुए हैं, तो आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जजेस की जगह खाली हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और जो अपॉइंटमेंट और मेरिट और बड़े बड़े लॉयर कह रहे हैं। खुदारा इतना दम पैदा करें हुकूमत कि जाए ये लेकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन में। और बिल्कुल ठीक है, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल बुनियादों पे वकील बनाए जाते हैं, उनको अपना वकीलों से जज बनाए जाते हैं। PTI ने भी किया, PMLN भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। ये सियासी लोग हैं जो आते हैं, आप ऊपर आके जज बनते हैं इवेंचुअली। बिल्कुल जी जनाब, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। जिस तरह के मामला हैं कि जब केसेस ज़ेरे इल्तवा होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके केसेस अदालत में उस वक्त सुने जा रहे होते हैं, तो उनकी जानिब से ये एक रीत भी बन गई हुई है कि कहीं ना कहीं तनकीद करके एक प्रेशर क्रिएट करने का एक माहौल बना दिया जाता है। इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन हम पाकिस्तान में अभी देख भी रहे हैं और माजी में भी देखते रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।